This video is created solely for educational and informational purposes. The content is designed to help learners understand financial concepts, regulations, certification syllabi, such as NISM modules, and related academic frameworks. While every effort has been made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding completeness, current applicability, or correctness of the material as per evolving regulatory guidelines. The presenter is not affiliated with NISM, SEBI, or any regulatory body, and the content should not be treated as official or endorsed study material. It is a supplementary aid, meant to support individual exam preparation and general understanding. Always refer to the official handbook, circulars, or source material provided by the concerned certification or regulatory body before making professional or exam-related decisions. Copyright Sarvadhikar Copyright, 2025. Manish Kumar, Ensuring Success. All rights reserved. No part of this video, including visuals, text, explanations, voiceover, or presentation, may be copied, modified, reproduced, or redistributed in any form without express written permission. Sharing the video via its original YouTube link for non-commercial learning is allowed and encouraged. However, re-uploading, mirroring, or commercial use of this content is strictly prohibited. For academic collaborations, licensing, or permissions, please reach out via email support@ensuringsuccess.in. Visit our website www.ensuringsuccess.in. नमस्कार दोस्तों, इंश्योरिंग सक्सेस के चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल के चैप्टर 1 का सेक्शन 1.2, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या क्या होता है। आइए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए हुए। तो व्हाट डज ए रिसर्च एनालिस्ट डू? रिसर्च एनालिस्ट का जो मेन काम है वो हम लोग इसमें समझेंगे। तो रिसर्च एनालिस्ट क्या क्या करते हैं, वो ग्रोथ, पोटेंशियल ग्रोथ को एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं। जो भी रिस्क है कंपनी या सेक्टर वाइज रिस्क, उसको इवेलुएट करते हैं। और उनका जो प्राइमरी रोल है वो है रिकमेंडेशन, बाई, होल्ड एंड सेल का रिकमेंडेशन किसी भी स्टॉक में वो देते हैं। इसके लिए सेबी ने उनको रजिस्टर्ड कर रखा है। और जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें 3 चीजों पे वो मेन फोकस करते हैं अपने रिसर्च एनालिसिस में। पहला है इकोनॉमी। तो वो इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी, जिसको हम लोग मैक्रो एनालिसिस भी कहते हैं, उस पे वो फोकस करते हैं। फिर वो सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं, सेक्टर का ग्रोथ कैसा चल रहा है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में पोटेंशियल है, किस सेक्टर में अभी मंदी का दौर चल रहा है। इन सब चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। एंड थर्ड उनका जो हाई लेवल एनालिसिस का एरिया होता है वो होता है कंपनी। तो बेसिकली वो इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, फिर वो सेक्टर देखते हैं, एंड फाइनली सेक्टर्स के अंदर वो कंपनीज को देखते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड के टाइम पे कंपनीज का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा था, लेकिन ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमी था, कंट्री लेवल पे जो इकोनॉमी थी, उस पे इम्पैक्ट आया था। तो जिसकी वजह से सारा कुछ वहां पे गड़बड़ हो गया था। एनालाइजिंग द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को एनालाइज जिस समय कर रहे होते हैं रिसर्च एनालिस्ट, तो किन किन चीजों का उनके एनालिसिस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले जैसे कि हम देख सकते हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है। तो अगर इन्फ्लेशन हाई हो रहा है या इन्फ्लेशन लो हो रहा है, या इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अगर अपने पॉलिसी में चेंजेस करा, जिसमें वो रेपो रेट बढ़ाते घटाते हैं या और भी जो भी रेगुलेशंस लाते हैं, इनका इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल ग्रोथ पे। जो ग्लोबल फ्लोज है, जिसको हम लोग एफआईआईज भी कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या यहाँ पे हमने लिखा एफपीआईज। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनके इन्वेस्टमेंट से भी ओवरऑल इकोनॉमी के ग्रोथ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा ग्रोथ को पॉजिटिव
माइंडसेट के साथ लिया जाता है, या फिर अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकल रहा है, लोग फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे मार्केट से निकाल रहे हैं, तो इससे ये माना जाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स का उतना ज्यादा भरोसा अभी के टाइम पे नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी को एनालाइज करने पे पड़ता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से एक कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हो। एंड फिर फाइनली है रिटेल पार्टिसिपेशन। तो अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सबके पास पैसे हैं और खर्च करने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो वो सेविंग करते हैं, और फिर वो पैसा बैंक में जाता है और बैंक के थ्रू वो वेरियस चीजों में सर्कुलेट होता है। तो बैंक क्रेडिट्स देते हैं और बाकी चीजों में और लोन्स वगैरह का काम करते हैं। और सेविंग भी ये दिखाता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में किस तरह से जो फाइनेंशियल्स हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे और सिटीजन लेवल पे किस तरह से काम कर रहा है। तो अगर सेविंग्स बढ़िया हो रहे हैं तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। हम जब इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं तो इन सब चीजों पे हम फोकस करते हैं। तो एक बार इसको तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, मॉनेटरी पॉलिसी है, एफआईआईज का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट रेट्स है, और फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भी सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट किस तरह से वो कर रहे हैं, इन सब चीजों को भी ध्यान दिया जाता है इकोनॉमी को एनालाइज करते वक्त पे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज को इवेलुएट करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना होता है कि हम जब इंडस्ट्रीज को इवेलुएट कर रहे होते हैं तो सेम सेक्टर के हर एक कंपनी एक ही जैसे नहीं होते हैं, है ना। तो हमें इवेलुएट करते टाइम पे काफी अलग अलग चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में या सेक्टर में किस तरह का रेगुलेटरी फ्रीडम है। तो फॉर एन एग्जांपल फार्मा में या टेलीकॉम ऑपरेटर में यहाँ पे प्राइस काफी कंट्रोल्ड होता है और गवर्नमेंट का काफी इंटरवेंशन भी होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी कंट्रोल्स, और जो ऑडिट्स वगैरह होते हैं या उन्होंने कर्व लगा रखे हैं प्राइसेस पे। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट बना सकती हैं ये कंपनीज या आप जिस तरह से स्केल कर सकते हैं, ये इन सब चीजों को इम्पैक्ट करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरी चीज, ये इंडस्ट्री को इवेलुएट करते टाइम टाइम क्या आपने को देखना होता है, वो है कंपटीशन। कंपटीशन कैसा है? तो अगर वो ओलिगोपोली है, जैसे कि सीमेंट है या पेंट है, इन सब में आप देखोगे कि एक या दो कंपनीज हैं जो मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर लेके बैठे हुए हैं। जैसे कि पेंट में अपन एशियन पेंट्स को समझ सकते हैं। तो आप जैसे ही पेंट की बात करते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? एशियन पेंट्स। कोई दूसरा पेंट बहुत जल्दी दिमाग में फर्स्ट टाइम स्ट्राइक नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं मार्केट मोनोपोली या ओलिगोपोली भी कह सकते हैं। या फिर दूसरे सेक्टर जो कि फ्रैगमेंटेड है, जहाँ पे कंपटीशन काफी है। और जैसे कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है और उसमें जो कंपनीज हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, और वहाँ पे हर कपड़े बनाने वाले अपने प्रोडक्ट को अ, कम मार्जिन पे, कम प्रॉफिट मार्जिन पे सेल करते हैं, क्योंकि कंपटीशन वहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है। तो अब हम जब इवेलुएट कर रहे होते हैं इंडस्ट्री को, तो हमें ये भी देखना होता है कि वहाँ पे कंपटीशन किस तरह से है, वो मोनोपोली वाली इंडस्ट्री है या फिर वहाँ पे ठीक ठाक कंपटीशन चल रहा है। तीसरी चीज हम देखते हैं बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल में हम कह सकते हैं कि रिकरिंग बिजनेस है या ट्रांजैक्शनल है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर रिकरिंग बिजनेस है जहाँ पे बार बार उनके प्रोडक्ट्स को आप ले रहे हैं, तो जैसे कि बिजनेसेस जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अब यहाँ पे उन बिजनेस में क्या है कि आपको जो भी उनके कस्टमर बेस हैं, उन्हें हर मंथ उन्हें सब्सक्रिप्शन का पेमेंट देना होता है। तो ये रिकरिंग है या फिर ट्रांजैक्शनल है, जहाँ पे वो सेल्स एंड वन टाइम सर्विस दे रहे होते हैं या सर्विस चार्जेस ले रहे होते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि इवेल्युएशन के टाइम पे कि बिजनेस मॉडल किस तरह का है। फिर आते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्ट डिफरेंट होता है। कहीं पे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो सकता है, कहीं पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई हो सकता है। तो इन इन जगहों पे भी जब हम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल बराबर पे एक ही सेक्टर के हर कंपनी को हम
सेम तरह से इवेलुएट नहीं कर सकते, या इवन विद इन इंडस्ट्री कंपैरिजन करते वक्त हमें ये देखना होता है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो किस तरह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी में चल रहा है। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है एंड प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ का पर्सपेक्टिव वहां पे लिमिटेड होगा। फिर हम देखते हैं कस्टमर बिहेवियर और ब्रांड स्टिकीनेस, सीजनल डिमांड। तो यहाँ पे भी अब अगर इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ पे ब्रांड वैल्यू है, या जहाँ पे सीजनल सेलिंग होते हैं, जैसे हम लोगों ने बात करी थी, जो गर्म कपड़े होते हैं उनका सीजनल डिमांड होता है, वो ठंडे के महीने में उनकी सीजन में उनका सेल ज्यादा होगा और समर वगैरह में उनका सेल कम हो जाएगा, तो ये सीजनल है। या फिर हम अगर ब्रांड की बात करें तो कुछ कंपनी ऐसे होंगे इंडस्ट्रीज में जिनका ब्रांड वैल्यू है, और वहां पे कस्टमर्स कंपटीशन होने के बावजूद भी या प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद भी उस ब्रांड के साथ बने रहते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में एक ब्रांड वैल्यू जनरेट कर रखा है, तो उस चीज की भी हम ध्यान देते हैं जिस समय पे हम क्या कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री को इवेलुएट कर रहे होते हैं उनकी पोटेंशियल ग्रोथ पर। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक यूज केस हमने डाला कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन एडॉप्शन जब शुरू हुआ मार्केट में, तो इसने ऑटो इंडस्ट्री को डिसरप्ट करा। और बैटरी टेक फॉर्म पे जो भी एनालिस्ट हैं वो लोग क्या है, बुलिश हैं, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उनका जो बैटरी रिलेटेड जो भी सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग है, उनके लिए ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे और उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग जब इंडस्ट्री को इवेलुएट कर रहे होते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान देते हैं। जिनमें कि अगेन जस्ट फॉर सेक ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, हम लोग क्या देख रहे होते हैं, रेगुलेटरी फ्रीडम किस तरह से है, कंपटीशन कैसा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, बिजनेस मॉडल क्या है, रिकरिंग है या ट्रांजैक्शनल है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेंसिटिविटी टू प्राइस और रॉ मटेरियल्स का किस तरह से मार्केट में अवेलेबिलिटी है या स्कार्सिटी है, कस्टमर बिहेवियर किस तरह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगेन यहाँ पे कंपनी का जो इवेल्युएशन है, आप सेम एक ही तरह के यार्डस्टिक पे हर कंपनी को इवेल्युएट नहीं कर सकते। जैसे बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, NISM 15 मार्च 2025 का जो बुक है, उसमें एक एग्जांपल दिया है कि द्रविड़ और सहवाग दोनों काफी बेहतरीन प्लेयर हैं, और ये हम लोग भी जानते हैं, बुक में बुक के भरोसे ही नहीं, ये एक फैक्ट है। बट दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है और दोनों ही सक्सेसफुल हैं। तो ऐसे ही कंपनीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकती हैं, सेम सेक्टर में उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, और वो दोनों ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमारे पास अगर 10 पैरामीटर्स हैं और हमें अगर कंपनी एवेल्यूएशन करना है, तो हर एक कंपनीज पे वो सेम 10 पैरामीटर्स लगे, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग कंपनी के लिए हमारी एनालिसिस में अलग अलग इनपुट्स या डिफरेंट डेटा पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, इसका मतलब क्या है। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी की इंटेंसिटी क्या है। अब कुछ कंपनी है जो कि हेविली इन्वेस्ट करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि NTPC है, इन्होंने ग्रिड बनाना है और बाकी चीजें करना है, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफी हाई होता है और इन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पैसे खर्च करते हैं। वहीं पे दूसरी कंपनी हो सकती है जो कि कैपिटल लाइट है, अब इनका फिजिकल एसेट है या आउटसोर्स का ऑपरेशंस है, तो ये क्या करेंगे, कोर बिजनेस अपने पास रख रहे होंगे और आउट्स और बाकी जो इनके पेरिफेरल टास्क्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनके पास कम होगा, ये उससे ज्यादा ना तो रेंटेड जगह होगी, ना ही इन्होंने फिर जमीन और फिर सारे इंडस्ट्रीज और प्लांट्स बना के रखे होंगे, और ये मोस्टली क्या कर रहे होंगे, ये आउटसोर्सिंग कर रहे होंगे। इसे हम कह सकते हैं कैपिटल लाइट स्ट्रेटेजी। तीसरा है टारगेट मार्केट। अब कुछ कंपनीज होंगे जो कि मास ऑडियंस को या मास कस्टमर बेस को टारगेट करेंगे। कुछ कंपनीज होंगे जो कि बिल्कुल नीक लेवल के कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, जैसे कि अगर हम कार के सेक्टर में देखें या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में देखें,
हमारे पास जो ब्रांड्स हैं जैसे कि मारुति है, टाटा है, ये क्या कर रहे हैं, ये मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, और इनका प्राइस रेंज की वजह से जो इंडियन कम्युनिटी में इनकी कार की सेल्स काफी ज्यादा है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम एक दूसरी कंपनी को देखें, जैसे मर्सिडीज, राइट, तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका एनुअल जो नंबर ऑफ सेल्स होगा इंडिया में, वो मारुति, टाटा या इंडियन ब्रांड की कार से काफी कम होगा। तो अगर हमने किसी कंपनी को इवेलुएट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और हमारा पैरामीटर सिर्फ ये है कि उन्होंने एक साल में कितना कार सेल करा, तो ये पैरामीटर इन दोनों डिफरेंट कंपनीज पे बिल्कुल एक साथ फिट नहीं होंगी, है ना? क्योंकि एक एक ने साल के 10,000 कार ही बेचे, और लेकिन उन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया, वो दूसरी कंपनी के शायद 1,000 2,000 कार बेचने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा या प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो वो कंपनी है, उनका टारगेट मार्केट में, वो टारगेट किन्हें कर रहे हैं फॉर देयर सेल्स और सर्विस। एंड फोर्थ हम देखते हैं स्केलिंग एंड ग्रोथ प्लान। तो अब इसमें भी डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट स्टाइल है। कुछ कंपनीज होंगे जो, फॉर एग्जांपल अगर हम फूड चेन में बात करें, है ना, तो कुछ जैसे डोमिनोज है, ये क्या करेंगे, ये अपने स्टोर्स खोलते चले जाएंगे। हर 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 सिटी में, हर शहर में ये कोशिश करेंगे कि इनका स्टोर खुलता चला जाए। और ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे ये काम कर रहे होंगे, जिससे इनका जो आउटलेट है, नंबर ऑफ आउटलेट्स, वो काफी बढ़ जाएगा। वहीं पे एक दूसरा हो सकता है फूड चेन में ही, जो कि फ्रेंचाइजी ना दे रहा हो, वो खुद का आउटलेट खोल रहा हो, है ना? और अगर खुद का आउटलेट खोल रहा है तो फ्रेंचाइजी के लेवल पे उतना ज्यादा तो आउटलेट नहीं खोल सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो फोकस करेगा कुछ टायर 1 टायर 2 सिटीज पे। तो हमें फिर ये भी देखना होगा कि उनका ग्रोथ पाथ कैसा है। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं जिससे कि जिसे हाई लेवल पे हम जब कंपनीज को देख रहे होते हैं, तो उन्हें हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि उन उन कंपनीज के इवेल्युएशन के लिए हमें कौन से स्पेसिफिक स्पेसिफिक इनपुट्स चाहिए, या स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे हमें उन्हें इवेल्युएट करना है। अ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो एस्पेक्ट्स पे एनालिसिस के, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव पे हम नंबर्स पे फोकस करेंगे। बुक में इसके बारे में बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है सेक्शन 1.2 में, बट इस पे हम लोग चैप्टर 5, 7, 6 में फिर डिटेल में बात होगी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। अभी हाई लेवल पे सेक्शन 1.2 के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देखते हैं। तो इसमें जो पहला चीज देखते हैं, वो हम लोग देखते हैं विजन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देख रहे होते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनका विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, शॉर्ट टर्म विजन क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी किस तरह से अपने ग्रोथ को प्लान कर रही है या प्रोजेक्ट कर रही है अपने पर्टिकुलर मार्केट में। दूसरी चीज हम देखते हैं लीडरशिप। जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कैपिटल एलोकेशन कैसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोमोटर्स हैं कंपनीज में, वो जो पैसे आ रहे हैं शेयर से, वो उसे अपने पर्सनल नीड्स पे खर्च कर रहे हैं, या उन पैसों को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं, या इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो लीडरशिप एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है एक कंपनी को। क्वालिटेटिव एनालिसिस टाइम पे हम ये जरूर देखते हैं कि उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप, प्रोमोटर्स, इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। जैसे हमने बात की कि बिजनेस स्केलेबल है क्या, बढ़ सकता है, उसका स्कोप क्या है मार्केट में, वो जिस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है, वो उसके लिए कंज्यूमर बेस या कस्टमर बेस किस तरह से है मार्केट में, और फिर वो बिजनेस कैपिटल एफिशिएंट है या नहीं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मोड्स। मोड्स में जो मेन चीज है, ये तीन चीजें आप याद रखेंगे कि एंट्री बैरियर्स, पेटेंट्स एंड स्विचिंग कॉस्ट। ये तीन टर्म आप याद रखिए। बुक में इस तरह से, और एग्जाम में भी ये मोड्स एक डेफिनेशन टाइप से ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग सेक्टर में एंट्री बैरियर क्या है, फॉर एन एग्जांपल अगर पेंट सेगमेंट है,
और उसमें कोई कंपनी एक नई शुरू हो रही है, तो उनके लिए सबसे बड़ा बैरियर क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग कंपनी पहले से है, जिनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। या दूसरे तरह का एंट्री बैरियर हो सकता है जहाँ पे रेगुलेशन या लाइसेंसिंग हो सकती है। अब जैसे कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाना चाहे, उनके पास पैसे हों, बट वो डायरेक्टली टेलीकॉम इंडस्ट्री, टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। उनके लिए उनको काफी सारा गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू जाना होता है, तो एंट्री बैरियर यहाँ पे आता है। इसे हम लोग मोड्स कहते हैं, और ये हम लोग ध्यान देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइम पे। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। इम्पोर्टेंट है, कोई भी कंपनी जहाँ पे चीजें छुपी हुई हों और ट्रांसपेरेंट ना हो, वहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं जाते हैं। तो आप इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के टाइम पे कि कंपनी किस तरह से अपने नंबर्स को और बाकी मैनेजमेंट डिसीजन को कितने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक फोरम पे और अपने शेयर होल्डर मीटिंग्स में बता रही हैं अब लोगों को। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। विजन, कंपनी का विजन क्या है, लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बिजनेस मॉडल उनका कैसा है, मोड मोड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं, और ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। तो इन सब चीजों से हम कंप्लीट करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को। चलिए अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो परसेप्शन है, या जो हम लोगों ने क्वालिटेटिव में बात करी थी, विजन, ट्रांसपेरेंसी, कंपनी का जो प्रोमोटर बेस है या लीडरशिप, इन सब चीजों से बाहर हम लोग निकलेंगे क्वालिटेटिव में, क्वांटिटेटिव में, और यहाँ पे बात होगी नंबर्स की। तो यहाँ पे मेन चीजों पे, किन चीजों पे फोकस की जाती है जिस समय जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं? तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टारगेट्स। अब ग्रोथ कंसिस्टेंट है कंपनी का, या ऊपर नीचे हो रहा है, और या फिर गलत ग्रोथ दिखाया जा रहा है, और इन इन रियलिटी वो ग्रोथ है नहीं। आ, इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो रेवेन्यू मेन, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और उनका प्रॉफिट ट्रेंड क्या है। अब रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है बट ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई है, और इस वजह से प्रॉफिट जो है उनका वो काफी कम है। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि रेवेन्यू कम है बट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और इस वजह से उनका जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो ट्रेंड में चल रहा है। और ये कहाँ से आएगा? ये नंबर्स, ये फिगर्स से आएंगे। मार्जिन्स एंड एफिशिएंसी। अब इनपुट कॉस्ट अंडर कंट्रोल। सिंपल है, मार्जिन और एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब हमारा इनपुट कॉस्ट क्या होगा? अंडर कंट्रोल होगा। तो अब इनके लिए भी जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट इंडिकेटर्स और कैलकुलेशंस पे बात करेंगे कि हम लोग मार्जिन, एफिशिएंसी, इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट रेशियो क्या है? कंपनी ने कितना लोन ले रखा है? अब उन्होंने लोन ले रखा है मान लो 200 करोड़ का, और उनके पास आने वाले 2-4 सालों में ऑर्डर है 10 करोड़ का। डेंजरस सिचुएशन है, राइट? तो हम लोग डेट रेशियो देखते हैं कि उनका जो, उनके पास जो कैश फ्लो है, या उनके पास जो रिजर्व कैश है, और उन्होंने जितना डेट रखा है, इसके बीच का रेशियो क्या है? क्या ये रेशियो ठीक ठाक है जहाँ पे कंपनी सरवाइव कर सकती है बुरे वक्त में? इसके लिए भी कैलकुलेशंस हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। इज द कंपनी जनरेटिंग रियल कैश? अब पेपर पे रेवेन्यू कुछ भी दिख जाए, क्या सच में कंपनी के पास पैसे हैं, रियल कैश? अब कंपनी ने काफी सारे प्लॉट्स खरीदे हुए, उस पे मकान वकान बना के ऑफिस लगा के चलाया हुआ, और उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, रियल कैश कंपनी के पास नहीं है। वो बैंक डेट पे काम कर रही है, या वो क्रेडिट्स पे काम कर रही है ना? तो इन चीजों को भी हम देखते हैं कि कंपनी के पास रियल कैश फ्लो किस तरह से है। अगेन इसके लिए बैलेंस शीट और इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि इस पे डिटेल्ड एनालिसिस किस तरह से करनी होती है। एंड फाइनली वैल्यूएशन मल्टीपल्स। अब जो प्राइस है वो फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं? तो हर जगह ये कहा जाता है, गुजराती में भी कहावत है जो बहुत से लोग कहते हैं, भाव क्या, भाव ही भगवान छे, समथिंग लाइक दिस, राइट? इसका मतलब ये है ना कि
कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। एंड ऑफ द डे उनका जो फंडामेंटल है, कैश फ्लो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्जिन, स्केलेबिलिटी, इन सब चीजों का इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? कंपनी के ग्रोथ पे आएगा। और कंपनी जब ग्रो कर रही होगी तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? उनके प्राइस पे आएगा, उनके ओवरऑल कैपिटल जो वैल्यूएशन है कंपनी की उस पे आएगा, और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उनके शेयर प्राइस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस का आउटपुट हमेशा क्या आएगा ना, वो प्राइस में दिखेगा, लगभग हमेशा। लेकिन जो ये पेनी स्टॉक्स वाले कंपनीज होते हैं, इनके प्राइस और फंडामेंटल के बीच में रिलेशन ना के बराबर होता है। उनका प्राइस कुछ भी चलेगा, फंडामेंटल कुछ भी रहेगा, बट हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ठीक ठाक कंपनीज की, है ना। मान लो कि जो मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में हो, जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हो, सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल रियल टर्म में वो ग्रो कर रहे हो, और उनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, प्रोमोटर्स उनके बढ़िया हो, विजन उनका बढ़िया हो, उन्होंने जिस सेक्टर को पकड़ा है उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़िया हो, और इसके साथ साथ उनका रेवेन्यू, कैश वगैरह भी जनरेट हो रहा हो, और तब अगर उनका प्राइस स्टॉक मार्केट में भी मूव कर रहा हो ऊपर की तरफ, तो ये फिर बताता है कि कंपनी ठीक है। मतलब फंडामेंटल एंड प्राइस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, या एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है सही तरीके से। तो इन इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे गेम होगा नंबर का। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टारगेट क्या है? नंबर्स है। मार्जिन एफिशिएंसी क्या है? नंबर है। डेट रेशियो क्या है? नंबर है। आपका जो वैल्यूएशन है कंपनी की, क्या है? नंबर्स हैं। कैश फ्लो क्या है? नंबर्स हैं। तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। चलिए इसका हम लोग एक छोटा सा समरी देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो उस पे हमारा फोकस क्या होगा? बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट विजन एंड स्केलेबिलिटी। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? मोड्स हैं, प्रोमोटर, इंटीग्रिटी, ईएसजी फिट, एक्सेट्रा। यूज केस हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया था एशियन पेंट्स का, राइट। मोड वाया सप्लाई चेन एंड डीलर लॉयल्टी। अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे फोकस क्या होगा? फाइनेंशियल्स, रेशियोज, स्टेटमेंट्स। एग्जांपल्स क्या होंगे? आरओई है, पैट है, कैश फ्लो है, एबिटा है, मार्जिन है। ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग आगे बात करेंगे कि आने वाले चैप्टर्स में। यूज केस जैसे कि हम लोग जोमेटो को देखते हैं, इनका अगर कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया तो तो एनालिस्ट क्या करेंगे? इनको री रेट कर देते हैं, राइट, कि कंपनी ग्रो कर रही है क्योंकि कैश फ्लो इनका पॉजिटिव हो गया। क्वालिटेटिव में हम फोकस करते हैं बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट विजन, स्केलेबिलिटी। क्वांटिटी में हम लोग बात करते हैं नंबर्स की, फाइनेंशियल्स, रेशियोज एंड स्टेटमेंट्स की। आगे चलते हैं, इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा फाइनल जो ईआईसी फ्रेमवर्क है, जिस पे कि काफी फोकस किया जाएगा आने वाले चैप्टर्स में। तो ईआईसी फ्रेमवर्क क्या कहता है? ईआईसी फ्रेमवर्क में हम लोग तीन चीजों को देखते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमी, जिससे हम लोगों ने पहले बात करी। तो इकोनॉमी में क्या देखेंगे हम लोग? जीडीपी है, इन्फ्लेशन देखेंगे, इंटरेस्ट रेट का साइकिल्स देखेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे। तो इन सब चीजों को हाई लेवल पे जब हम देखते हैं, कंट्री लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, तो ये क्या है? ये किस तरह की, ये किस पे कवर होंगे? इकोनॉमी में। सेकंड आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को हम जब इवेलुएट करेंगे तो वहां पे हम क्या देख रहे होते हैं? सेक्टर रेगुलेशन क्या है, कंपटीशन क्या है, डिसरप्शंस के पैरामीटर्स क्या है, किस तरह से वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद हम लोग आते हैं कंपनी पे। तो हमारा जो ईआईसी फ्रेमवर्क है, ये कैसे हुआ? ई का मतलब हो गया इकोनॉमी, आई का मतलब हो गया इंडस्ट्री, एंड सी का मतलब हो गया कंपनी। तो हम जब भी अपनी एनालिसिस करते हैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट, तो हम इसी ट्रेंड में एनालिसिस करते हैं। पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं, फिर हम इंडस्ट्री को देखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं? कंपनी को देखते हैं। तो इन तीनों चीजों को जब हम एक साथ लाते हैं तो हम उसे कहते हैं रिसर्च एनालिसिस के ये तीनों इनपुट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? इकोनॉमी ड्राइव्स इंडस्ट्री व्हिच इन्फ्लुएंसेस कंपनी। इकोनॉमी बढ़िया चलेगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, और जब इंडस्ट्री बढ़िया चलेगी तो उस इंडस्ट्री या उस सेक्टर्स के जो कंपनीज हैं
उन पे उसका ओवरऑल असर पड़ता है। तो EIC फ्रेमवर्क को ध्यान में रखिएगा। सिंपल है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल्स, डूज एंड डोंट्स। डूज में क्या क्या होगा? एनालिसिस करते टाइम यूज EIC फ्रेमवर्क, वैलिडेट नैरेटिव्स विद हार्ड डेटा। तो मैनेजमेंट या कंपनी कुछ भी कह रही हो, आपको उसे वैलिडेट करना है हार्ड डेटा से। कॉल आउट रिस्क, नॉट जस्ट अपसाइड। सिर्फ अच्छी बातें नहीं कहनी, अगर वहां पे कुछ रिस्क है उस पे भी बातें होनी चाहिए। स्टे पॉलिसी एंड इवेंट अवेयर। अब गवर्नमेंट ने एक छोटी सी पॉलिसी कहीं पे चेंज कर दी तो उस पूरे इंडस्ट्री के ऊपर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट हमें क्या रहना है? अवेयर रहना है इन चीजों के लिए, इन चीजों से पॉलिसी या इवेंट। जैसे RBI के मीटिंग्स होते हैं, उस दिन आप देखोगे मार्केट ऊपर नीचे हिलता रहता है ना? तो इन सब चीजों पे भी अपने को ध्यान देना रहता है। डोंट डू दिस में क्या होगा? ओवर हाइप हॉट सेक्टर्स ब्लाइंडली। अब कोई सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है तो उसको जबरदस्ती हाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर डेटा सपोर्ट करे तो उस पर बात करेंगे, अदरवाइज बात करने की जरूरत नहीं है। अज्यूम पास्ट ग्रोथ इज इक्वल टू फ्यूचर ग्रोथ। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, भविष्य किसी को नहीं पता। तो अगर कोई कंपनी ने पास्ट में ग्रो करा है तो मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी ग्रो करेगा। तो इसको अज्यूम नहीं करना है, इसे डेटा के साथ वैलिडेट करना है। ट्रस्ट एवरीथिंग मैनेजमेंट से, बिल्कुल नहीं। डेटा के साथ उसको कैलकुलेट कीजिए। डेटा अगर सपोर्ट करता है तो बढ़िया है, नहीं करता है तो बस इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है, रिपोर्ट में नहीं आना चाहिए। एंड फोर्थ है राइट रिपोर्ट्स फुल ऑफ जार्गन्स। बिल्कुल मत कीजिए, बड़े बड़े शब्दों को ना लिखिए जो पढ़ने वालों को समझ में ना आए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो नॉर्मल इंसान जो आपकी रिपोर्ट को पढ़ रहा है वो समझ सके। तो जार्गन्स मत यूज कीजिए। अगर आप जार्गन्स यूज करते हैं रिपोर्ट में तो फिर उसका कहीं पे एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिए कि एक्चुअली उस पर्टिकुलर वर्ड या उस पर्टिकुलर फ्रेज से आप कहना क्या चाहते हैं। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो देखने में बहुत बड़ा और बड़े बड़े वर्ड्स वाला लगे। रिपोर्ट का मतलब ये है जैसे कि लोग समझ के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो ये हमारा डूज एंड डोंट्स हमने कवर कर लिया। और इसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक समरी है आरए रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। लेवल ऑफ एनालिसिस क्या होगा? इकोनॉमी। प्राइमरी आरए टास्क यहाँ पे क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग मैक्रो ट्रेंड्स, हम लोगों ने बात की थी, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, बाकी चीजों पे। की फोकस एरिया, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल फ्लोज, एफआईआईज किस तरह से कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसे निकाल रहे हैं। इसे हम लोग चैप्टर 5 में देखेंगे डिटेल में। इंडस्ट्री में एनालिसिस करते वक्त हमारा प्राइमरी टास्क क्या होगा? एनालाइज सेक्टर डायनेमिक्स, रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स। की फोकस एरिया, रेगुलेशन, डिमांड इलास्टिसिटी एंड कंपटीशन। चैप्टर 6 में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी एनालिसिस करते वक्त हम क्या कर रहे होते हैं? एसेस फंडामेंटल्स, क्वांट प्लस क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव टू मेक रिकमेंडेशंस। की फोकस एरिया क्या होगा? स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, क्वालिटी। रेफरेंस चैप्टर इसका क्या है? चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 में डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस पे। एंड अब आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के फाइनल स्लाइड पे, एग्जाम ट्रैप्स के पर्सपेक्टिव पे। ये एग्जाम ट्रैप्स बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है, जहाँ पे आप कंफ्यूज होने से बच सकें। आप इस स्लाइड को नॉर्मली एक दो बार देख सकते हैं, हार्म नहीं करेगा। गलत क्या है? अज्यूमिंग स्ट्रॉन्ग पास्ट ग्रोथ इज इक्वल टू फ्यूचर ग्रोथ। क्यों गलत है? क्योंकि इग्नोर्स डिसरप्शन एंड मार्केट सैचुरेशन। सही तरीका क्या होगा? फोकस ऑन बिजनेस ड्राइवर्स प्लस सस्टेनेबिलिटी। गलत क्या है? यूजिंग इंडस्ट्री एवरेज ब्लाइंडली फॉर ऑल कंपनीज। ऐसा नहीं होता, हम लोगों ने बात करी थी राहुल द्रविड़ एंड सहवाग के एग्जाम्पल के लिए के ऊपर, है ना? तो सेम इंडस्ट्री एवरेज हर कंपनी पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं, क्यों गलत है ये? क्योंकि ये अप्रोच क्या करेगा? मिसेस आउटलायर्स एंड बिजनेस मॉडल न्यूएंस। तो स्पेसिफिक कंपनी के एक ही सेक्टर में 10 कंपनी है, उन सबका अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल है। किसी का बिजनेस मॉड्यूल प्रोस्पेक्ट बढ़िया है, किसी का गड़बड़ है, और अगर सेम इंडस्ट्री एवरेज को सिर्फ कंपनी पे लगा दिए तो आपका एनालिसिस रिपोर्ट सही
नहीं बनेगा। सही तरीका क्या होगा? स्टडी कंपनी स्पेसिफिक ट्रेड्स। हर कंपनी का अपना अपना फंडामेंटल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा उनके स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे। गलत क्यों है? गलत क्या है? ट्रस्टिंग मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स विदाउट वेरिफिकेशन। बिना वेरिफिकेशन के मैनेजमेंट की बात पे आप भरोसा करके अपने रिपोर्ट में उसको जगह नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आप फंस सकते हैं। मैनेजमेंट कुछ चीजों को ऊपर चढ़ा के बोल देगा, आपने रिपोर्ट में डाल दिया, कंपनी का स्टॉक बढ़ गया, इन्वेस्टर्स ने आपकी बात मान ली और बाद में गड़बड़ हो गया। तो उससे उससे आपको बचना चाहिए। सही तरीका क्या है? क्रॉस वेरीफाई विद फाइलिंग्स, कॉम्पिटिटर्स, फुटनोट्स। तो मैनेजमेंट जो कह रहा है उनको चेक कीजिए, राइटिंग में अपने सही जगह पे वो है या नहीं। अगर है तो वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट पे इनपुट बन सकते हैं। इग्नोरिंग इकोनॉमी थिंकिंग इट्स मैक्रो नॉइज गलती है। इकोनॉमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमी हर चीज का, हर इंडस्ट्री, हर कंपनी के लिए एक ड्राइवर है, मेन ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमी। क्यों गलत है? लीड्स टू ब्लाइंड स्पॉट इन रेट और एफडीआई ड्रिवन सेक्टर्स। सही तरीका क्या होगा? ऑलवेज स्टार्ट टॉप डाउन। मतलब पहले हम इकोनॉमी देखेंगे, फिर इंडस्ट्री देखेंगे एंड फाइनली कंपनी देखेंगे। इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल्स विदाउट लुकिंग एट कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ नंबर सिर्फ नंबर हमेशा सही नहीं होता है। नंबर्स कैन बी मैनिपुलेटेड। तो नंबर्स आ रहे हैं और हमने कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको मैच नहीं किया तो गलत हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में कम हो गया और हमने सीधा कह दिया, "यार, इसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, कंपनी कुछ तो गड़बड़ है।" हो सकता है कि कंपनी ने दो चार जगहों पे अपने प्लांट्स स्टार्ट किए हों जहाँ पे उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट उस समय पे हाई हो और इस वजह से उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुआ हो। उस कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद। तो बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी भी नंबर को डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेना वो फिर सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर्स कैन मिसलीड व्हेन आइसोलेटेड। तो प्रॉफिट मार्जिन इतना हुआ, कैश फ्लो इतना है, इन्होंने 4 नए प्लांट सेटअप करे हैं और 5 चीज़ें और करी हैं। जब हम इन चारों पाँचों चीज़ों को जोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं कि हमने एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अपने एनालिसिस को कंप्लीट करा। तो नंबर्स अगर आइसोलेशन में आप देखोगे, हर एक पर्टिकुलर रेशियो और हर पर्टिकुलर रिपोर्ट को आइसोलेशन में देखेंगे तो दैट विल बी मीनिंगलेस। उसे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। तो ट्रेंड रेशियो एंड क्वालिटेटिव इंसाइट्स। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से बचने के लिए ये इन चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखें। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 1.2 कंप्लीट होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 1.3 की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में वैल्यू मिल रहा हो या आपको लग रहा हो कि इससे आपके एग्जाम में कुछ हेल्प हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर लीजिए। थोड़ा अच्छा लगता है अगर व्यूअर्स रहते हैं तो ऐसा फील आता है कि आप जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ लोगों तक पहुंच रहा है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं एमसीक्यूज एवरीडे कुछ एमसीक्यूज वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे लिंक्डइन और यूट्यूब पे एमसीक्यूज डालने पे उनका कैरेक्टर लिमिट है, तो वहाँ पे फुल लेंथ एमसीक्यूज नहीं जा सकते हैं। तो मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे फुल लेंथ एमसीक्यूज डालता हूँ, तो आप अगर एमसीक्यूज में इंटरेस्टेड हैं तो आप फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।